नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आजकल पूरे देश में जेनजी की चर्चा हो रही है। तो आज की जो जेनजी है, आज की जेनजी को मैं 1908 की जेनजी से मिलवाना चाहता हूं। आज की जेनजी को 1908 के जो जेनजी थे उनसे मिलना चाहिए, उनसे परिचय करना चाहिए। आइए आपको मिलवाता हूं 1908 की जेनजी खुदीराम बोस से। खुदीराम बोस 18 साल की आयु थी। आज ही के दिन 1908 में, साल 1908 में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस महज 18 साल की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज़ादी के मतवाले थे, चाहते थे देश आज़ाद हो, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इन्होंने सब कुछ किया और उसके बाद जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार किया तो इनको फांसी की सज़ा सुनाई। महज 18 साल की आयु में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। जिस दिन खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया गया, उस दिन खुदीराम बोस का चेहरा जो है उस पर कोई भी शिकवा तक नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। उनके एक हाथ में गीता थी और लब पर वंदे मातरम था और सर ऊंचा करके वो इस देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान हो गए। आज की जेनजी को मैंने आज खुदीराम बोस के बलिदान के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये देश जो है बहुत कीमती है। हमको जो आज़ादी मिली बहुत संघर्षों के बाद मिली है। इस आज़ादी को किसी कॉकरोच के हाथ में गिरवी नहीं रखना। इस आज़ादी को किसी डफली गैंग के हाथ में गिरवी नहीं रखना है। खुदीराम बोस, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हमको आज़ादी दे कर गए। आज जब हम आज़ादी के नारे लगाते हैं ना, तो हम इन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं जिन्होंने भारत को 1947 में आज़ादी दिला दी, अपने खून से आज़ादी दिलवाई। इसकी कद्र कीजिए। और आज जब आप सेना के खिलाफ जब कुछ बोलते हैं, वो सेना जो कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद से लड़ रही है, तो ऐसा करने से पहले एक बार 1908 की जो जेनजी है इनका इतिहास पढ़ लीजिए। मेरा आज आपसे यही निवेदन है। खुदीराम बोस को दो टूक की तरफ से, डीडी न्यूज़ की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, नमन। और अब मैं आज के विषय पर आता हूं। आपको अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जंतर मंतर को बंद कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा जंतर मंतर को बंद कर देना चाहिए। आज न सिर्फ हाईकोर्ट के लिए बल्कि देश के तमाम सांसदों के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सुझाव है और मैं चाहूंगा देश के सब माननीय सांसद सुने, देश की सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ हाई कोर्ट सुने। और मेरा करबद्ध निवेदन है कि जंतर मंतर को देश की संसद में, पार्लियामेंट में बदल दिया जाए। और जो संसद है, संसद को ताला लगा दीजिए। हम इतने बड़ा भवन चलाते हैं, वहां लोग जाते हैं। आखिर संसद में जब से ये बजट सत्र, माफ कीजिएगा, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से संसद में हो क्या रहा है? नारेबाजी, प्ले कार्ड, हाय हाय, ये हाय हाय, वो हाय हाय, कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, एक दूसरे को गाली, एक दूसरे के खिलाफ नारे, तू चोर, तू चोर, तू चोर, तू चोर। तो ये सब जंतर मंतर पर हो सकता है ना? उसके लिए संसद की क्या जरूरत है? जंतर मंतर पर एक लिमिटेड स्पेस है, वहां पर 800,000 लोग आराम से आ सकते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है वहां पे। इससे ज्यादा आएंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड करके, ताकि ट्रैफिक को भी, लोगों को असुविधा ना हो,
जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके और उसके बाद एक वहां पे दरवाजा दे दें और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो हैं जंतर मंतर पर जाएं, पार्लियामेंट में ताला लगा दें। क्योंकि पार्लियामेंट अगर ये सब नाटक, नौटंकी, ड्रामे करने के लिए है तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? विपक्ष को ये सुझाव वैसे भी पसंद आएगा, राहुल गांधी जी को भी पसंद आएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं योगेंद्र यादव पहले ही कह चुके हैं कि देश संसद से नहीं चलेगा, देश संसद से नहीं चलेगा, देश तो सड़कों से चलना है। तो फिर संसद को ताला लगा दीजिए, नारेबाजी करनी है जंतर मंतर पर आ जाइए, खुलकर नारेबाजी करते रहिए। क्या जरूरत है हम इतना पैसा संसद पर खर्च करें, कार्रवाई पर, उसकी सुरक्षा पर खर्च करें? जंतर मंतर सत्ता पक्ष और विपक्ष को दे दिया जाए, वहां पर वो लोग आए, सुबह आए 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे आए, मीडिया को बुला लें, क्योंकि ये सब कैमरे के लिए होता है, मीडिया के लिए होता है कि कैमरे में आ जाएंगे, प्रचार मिलेगा। इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वही नेता लोग जो संसद में खड़े होकर एक दूसरे को जो है नारे लगा के चोर चोर बताते हैं ना, शाम को वही किसी पार्टी में एक साथ मिलते हैं और हंसी ठट्टा होता है, एक साथ जो है रसगुल्ले, गुलाब जामुन उड़ाए जाते हैं। कल दिल्ली में एक बड़े नेता की बेटी के बेटे का रिसेप्शन था, उसमें आप देख लीजिए, जो सुबह नारे लगा रहे थे, एक दूसरे को चोर ठहरा रहे थे, रात को गलबैयां डाल करके एक साथ जो है ब्रेड पकोड़े खा रहे थे, पूड़ियां खा रहे थे, पूड़ियां उड़ा रहे थे। तो भैया संसद में अगर आपको यही करना है तो संसद बंद कीजिए, जंतर मंतर पर आइए और नारे लगाने के लिए कह दीजिए, देश का पैसा बचाइए। मिलॉर्ड, देश के सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है, कृपया देश के साथ ये जो कुछ चल रहा है इसको बंद करवाइए, जंतर मंतर उनको दे दीजिए, संसद बंद कीजिए, क्योंकि संसद में हंगामा, रोज नया ड्रामा। मेरा आज विषय यही है। और ये ड्रामा हो क्यों रहा है? रोज नई मांग होती है। हम सब जानते हैं, जब से नीट को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ तब से जो है संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। कभी यह कहा गया कि भैया पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, फिर कहा कि अमित शाह जवाब दें, अमित शाह जवाब देने के लिए आ गए, अब कहा जा रहा है नहीं, अमित शाह का जवाब लेकर हम क्या करेंगे? मतलब तमाशा आपने बना रखा है देश की संसद को, नौटंकी करने आते हैं आप। लोगों ने आपको चुना है, नौटंकी करने के लिए नहीं चुना। नौटंकी करनी है मुंबई चले जाइए, बहुत पैसा आप लोगों के पास, किसी का स्विस बैंक में पड़ा होगा, किसी का कहीं पड़ा होगा, कोई प्रोड्यूसर हायर कर लीजिए, कोई डायरेक्टर अच्छा हायर कर लीजिए, फिल्में बनाइए, नौटंकी कीजिए, संसद को बख्श दीजिए। आज इसी पर दो टूक होगा। पहले देखिए जरा आज क्या हुआ संसद में। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड, 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। देखिए, शिक्षा पर जब 2 दिन की चर्चा हुई, जिसपे राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, जिसमें सरकार बीजेपी की सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, जितेंद्र सिंह मंत्री
जी ने अपनी बात रखी, तब अमित शाह जी कहाँ थे? तब चर्चा में क्यों नहीं भाग लिए? जब वास्तविक में जब चर्चा हुई, जब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। 2 चीज आपको क्लियर समझना होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था? गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों, हम फुल डिस्कशन कर देंगे। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी फिर चर्चा से भाग गई है। आज हमारे एनडीए के साथियों ने भी मांग किया कि राहुल गांधी भागो मत, तो राहुल गांधी जी आज भी भाग गए। ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं कि पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, वो सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अमित शाह सदन में आओ। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो आज संसद में जो ड्रामा हुआ वो देश ने देखा। दोनों तरफ से नारे लग रहे थे, दोनों तरफ के अलग अलग पोस्टर थे, अलग अलग बैनर थे। इसलिए मैंने कहा पोस्टरबाजी और बैनरबाजी करनी है तो जंतर मंतर पर करिए, संसद को बंद कर दीजिए, थोड़े दिन विश्राम कीजिए। चलिए इसी सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देता हूँ। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी का फ्रेम ठीक कीजिए भाई, आरपी सिंह जी का फ्रेम ठीक कीजिए प्लीज़। आरपी सिंह जी आप सुन रहे हैं मुझे? प्लीज़ आप फ्रेम में आए आरपी सिंह जी। संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्टूडियो में मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ सूर्य मैथिल जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। चारों मेहमानों का शुक्रिया। शुरुआत करते हैं सीधे सीधे आरपी सिंह जी और संजीव कौशिक, आप दोनों से शुरुआत करते हैं। संजीव कौशिक, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, होम मिनिस्टर बोले ये बात हो रही थी, होम मिनिस्टर तैयार हो गए, आज ये कहा गया, कल से कहा जा रहा है होम मिनिस्टर सदन में बोलेंगे। अब विपक्ष भाग गया, क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोलिए अशोक जी। बेहतर तो ये होता कि शुरुआती दौर में ही ये बात मान लीजिए। आवाज ठीक कीजिए प्लीज, आवाज ठीक कीजिए। क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा टीम अगर सुन रही है तो इनकी आवाज ठीक कीजिए, संजीव कौशिक की। जी अभी भी आवाज नहीं आ रही है सर? नहीं संजीव कौशिक, हम नहीं सुन पा रहे स्टूडियो में आपको। स्टूडियो में नहीं सुन पा रहे संजीव कौशिक की आवाज। स्टूडियो से होनी है, पैनल से नहीं, प्लीज। जी यदि आवाज आनी शुरू हो जाए तो हम अपनी बात रखें। नहीं संजीव कौशिक, हम आपको नहीं सुन पा रहे। ठीक है, संजीव कौशिक जी की आवाज जब पैनल ठीक कर दे तब आप मुझे बताइएगा। मैं अशोक यादव जी को ले लेता हूँ। चलिए संजीव जी की आवाज ठीक कीजिए, अशोक यादव जी को लीजिए। अशोक यादव जी। जी भाई, विपक्ष चाहता क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है कि कुछ चर्चा चाहता है संसद में हो? संसद को हम लोग क्या नौटंकी बनाने पे तुले हुए? नहीं, संसद को नौटंकी अगर कोई बना रहा है तो सत्ता पक्ष बना रहा है, क्योंकि जो विपक्ष की मांगे हैं, हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जो योगी जी उत्तर प्रदेश में बोले थे कि राम मंदिर के जो लुटेरे हैं, जो उनके धन को लूटने वाले राम मंदिर के, उसका दूध का दूध पानी पानी किया जाए। दूध लेकर भी हम लोग घूम रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक, वो दूध और पानी अलग अलग नहीं हो पाया अभी तक, खाली हवाई फायरिंग हो रही। दूसरा बात, जो हमारे छात्रों के ऊपर जो जंतर मंतर पर इस तरह से ब्रुटलिटी की गई सरकार के द्वारा, और जिस तरह हमारी बच्चियों के साथ मतलब मिसबिहेव किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन छोड़ी गए, तमाम इस तरह की चीज़ें की गई, लेकिन हमारे जो इसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्री जी सदन में नहीं आए। अब 20 जुलाई से सदन शुरू चल रहा है और अभी 1-2 दिन में 13 अगस्त तक लास्ट सदन का है, आज तक गृह मंत्री जी नहीं आए और हमारे 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री भी सदन छोड़ के गायब हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भगौड़े घोषित हो चुके हैं संसद से कि संसद को फेस नहीं करेंगे, विपक्ष को फेस नहीं करेंगे, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास और कोई ऑप्शन हो तो बताएं आप लोग। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की या छात्रों नौजवानों की आवाज़ उठाने के अलावा
भगवान राम मंदिर में जो दान चोरी के मुद्दे उठाने के अलावा और विकल्प क्या बचता है विपक्ष के पास? विपक्ष अगर मुद्दे भी नहीं उठाएगा तो विपक्ष करेगा क्या? हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जो अपोजिशन की जिम्मेदारी इसीलिए होती है कि सरकार से सवाल पूछे, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उस पर सवाल पूछे, हमारे छात्रों नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे पूछे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पूछे। विपक्ष अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और विपक्ष लगातार ये भी कोशिश कर रहा है जानने की कि जेनजी को लेकर के जो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ होगी, हमारे जेनजी को भविष्य को अंधकार में करने के लिए सरकार ने 4.7% जो एजुकेशन बजट था टोटल जीडीपी का उसको घटा के 2.5% कर दिया। ओके, आपका फिलहाल समय पूरा हुआ। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। विपक्ष के पास तो कोई जो है विकल्प ही नहीं है, वो लोग तो सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग संसद से भाग रहे हैं। अशोक जी नमस्कार। अशोक यादव जी ने बड़े सारे प्रश्न उठाए कि वे कुछ राम मंदिर पे विषय पे बात करना चाहते हैं। कांग्रेस जो दिल्ली में बैटन चार्ज हुआ, जो दिल्ली में जो लाठी चार्ज हुआ उस पर बात करना चाहते हैं। परंतु जब प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब ने बात रखी अपनी सदन में, तब तक तो ये भाग गए पार्लियामेंट से। मैं 18 अगस्त 2025 के अंदर ये पार्लियामेंट से गए थे, 8 दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट में गए थे, वंदे मातरम बिल की बात हो रही थी, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। जब 16 दिसंबर 2025 में मनरेगा पे चर्चा हुई तब ये गैप थे। फरवरी 2021 में, जब 10 फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोले तब गैप थे। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोले तब पार्लियामेंट का बाइकआउट कर लिया था इन्होंने। और अगस्त 2022 के अंदर जब प्रधानमंत्री फिर बोले तब भी, 23 के अंदर तब भी ये पार्लियामेंट से गैप हो गए। समय क्या इनको पार्लियामेंट से लेने देना नहीं, ये बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। ये छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर जाने की कोशिश कर रहे थे, अब जबकि पता है कि वापस से जवाब भी देने पड़ेंगे तो भाग रहे हैं। और परसों दोपहर को 4 बजे किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट के अफेयर मंत्री जी ने कहा कि होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आकर जवाब देने को तैयार हैं, आप आइए, अपना प्रश्न उठाइए और आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। और आज तक ये भाग रहे हैं पार्लियामेंट से, क्योंकि इनको पता है जब शेर दहाड़ता है तो अच्छे भाग जाते हैं। ओके, आरपी सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि संजीव कौशिक की अगर आवाज मिल रही हो मुझे तो संजीव कौशिक, अशोक यादव ने एक सवाल उठाया, मैं अशोक यादव जी का सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। छात्रों की चिंता है ना, सब स्टूडेंट्स की चिंता है, बहुत चिंता है स्टूडेंट्स की। ये मेरे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जवाब है आज का। अशोक यादव जी आप भी सुनिएगा, बहुत जेनजी की बात कर रहे थे, तो ये भी जेनजी की बात है, सुनिएगा। On the students' protest in Jharkhand, what Mallikarjun Kharge said, this is a separate issue. If there are hundreds of issues, there are all discussed simultaneously. हम हजारों मुद्दे हैं, हम हजारों मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन ये झारखंड के स्टूडेंट्स का मुद्दा डिफरेंट है। ये डिफरेंट है झारखंड के स्टूडेंट का मुद्दा। वो जो बोस्टन से आया, जिसकी डिग्री आज नहीं मिल रही देश को, सोशल मीडिया पे जो पूछ रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री नहीं आज तक दे पाया। वो जो बोस्टन से आया था, उसके पीछे जो है डिंपल भाभी जी है, उसके पीछे खड़ी थी, अखिलेश यादव खड़े थे, माफ कीजिएगा, आपके नेता हैं, आदर करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए। और जो है आपके राहुल गांधी जी तो जंतर मंतर गए नहीं, लेकिन चले गए थे वहां पर अगले दिन पीएम हाउस के बाहर बैठने, छात्रों की बात करने। लेकिन झारखंड के छात्रों की बात होगी तो डिफरेंट इशू है भाई, ये डिफरेंट इशू है। ये थोड़ी बच्चे हैं देश के, ये गरीब बच्चे हैं ना, आदिवासी गरीब बच्चे हैं। इनसे क्या मतलब है? बोस्टन से जो आएगा, विदेशी पैसा लेकर आएगा, उसके लिए हमें चिंता करनी है। बोस्टन से आया है, उसकी चिंता करनी है जो दिल्ली के अंदर 10-10, 12-12 लाख रुपए का किराया देकर एक ऐसे मकान में रहता है जिसके बारे में पता नहीं मालिक कौन है, जिसके बारे में पता नहीं कि उसका रेंट एग्रीमेंट किसके नाम है। मतलब सारे आप लोगों को मवाली और सारे आपको मतलब 2 नंबरी लोग मिलते हैं। झारखंड वाले जो रियल स्टूडेंट हैं, झारखंड के जो रियल स्टूडेंट हैं, वो आपको सेपरेट इशू लगता है। एसी ऑन कर लो, वहां बच्चियों पर अशोक यादव मालूम है क्या हुआ? कह दीजिए कुछ नहीं हुआ बच्चियों के साथ। अशोक यादव जी, अब आ रहा हूं, रुकिए, संजीव कौशिक। अशोक यादव जी, बच्चियों की चिंता की, झारखंड की बच्चियों की चिंता है कि आप भी डिनाइल मोड में, कुछ नहीं हुआ, जैसे कांग्रेस के मंत्री वहां कह रहे हैं हमने तो लाठीचार्ज हो, तो हम तो पिटे हैं, लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। इरफान अंसारी सर, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी सबूत दूंगा,
मैं सबूत के साथ किसी का मुंह बंद करता हूं। बोलिए अशोक यादव जी, झारखंड की बच्चियां नहीं है, पूरे देश की बच्चियां उनके हैं। साथ जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, गलत हुआ। इस्तीफा देना चाहिए हेमंत सोरेन को, गलत हुआ। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए तो फिर अगर वहां स्टेट का मुखिया इस्तीफा मांग रहे हैं तो यहाँ के हिंदुस्तान के मुखिया तो मांग ही रहे, हिंदुस्तान के पीएम को तो आप मांग ही रहे हैं भाई। अरे आप अपनी मांग को, आपको खुद नहीं पता कि आपकी पार्टी क्या मांग कर रही है? आपकी पार्टी तो मांग ही नहीं, दिखाऊं आपको, वो तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग ही रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हेमंत सोरेन का इस्तीफा या झारखंड के गृह मंत्री का, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए क्या? मैं आपके स्टूडियो में आज एक चुनौती देके जा रहा हूं, जिस दिन मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा, हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा हो जाएगा। जिस दिन हो जाएगा हेमंत सोरेन वहां के शिक्षा मंत्री भी हैं। एक मिनट सुनिए अशोक यादव जी, ये चुनौतियों ने तो ढोकसला मेरे साथ नहीं चलता, 2 मिनट में एक्सपोज हो जाते हैं यहाँ पे। क्या चुनौती देंगे आप? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, चलिए झारखंड के शिक्षा मंत्री से शुरू करते हैं, मांगिए इस्तीफा, हिम्मत है? मांगिए झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, हिम्मत है तो बोलिए। इधर तो हो गया ना, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, चलिए झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए, हिम्मत है? अशोक यादव जी बोलिए। देखिए, हमारे देश के शिक्षा मंत्री अरे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए, हिम्मत है? बोलिए, चलिए। मैं तो वही कह रहा था अशोक जी, देखिए जो धर्मेंद्र प्रधान का, अरे धर्मेंद्र प्रधान नाम नहीं है झारखंड के शिक्षा मंत्री का, उनका इस्तीफा हो चुका है। मैं पूछ रहा हूं झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए, चलिए मांगिए। 30 सेकंड में 1 मिनट आपको देता हूं, जरा बोलिए हेमंत सोरेन को झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए। जिस तरह का संरक्षण मोदी सरकार ने फिर अपने मोदी शिक्षा सरकार मंत्री नहीं है झारखंड में इस्तीफा। अरे अशोक यादव जी मुझे देखिए, अब देश देखिए, मतलब झारखंड का झा बोलने में, झारखंड का झा बोलने में अशोक यादव जी को जो मतलब उनके लफ्ज कांप जाते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने में उनका हलक सूझ रहा। पानी एक बार मेरा पैनल से अनुरोध है, जरा अशोक यादव जी को पानी वाली, 1 मिनट पानी वाली पानी है मेरे पास, तो पानी है, लेकिन सुनिए अशोक जी, सुनिए, इसमें का दूध गायब हो गया, सुनिए दूध जो भाजपा ही पी गए, आपके लिए पानी छोड़े हैं। सुनिए 1 मिनट, अशोक यादव जी सुनिए 1 मिनट, दूध भाजपा ही पी गए, पानी बचा है खाली। 1 मिनट सुनिए, मैं आपके लिए अभी यहां बंगाली मार्केट से बादाम वाला दूध मंगाता हूं, क्योंकि आप में सुनिए, आपका शरीर कांप रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री का या झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने में। जरा मेरे पैनल से अनुरोध है, जरा अशोक यादव जी के लिए बादाम का दूध लाइए, ताकि इनको हिम्मत आए, ताकि इनका कलेजा मजबूत हो और ये हिम्मत से कह सके कि झारखंड के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये कांप रहे हैं, इनकी टांगे नीचे से कांप रही हैं अशोक यादव जी की। झारखंड के बारे में देखिए, झारखंड भी इस देश का हिस्सा है, लेकिन खड़गे जी कह दिया कि झारखंड डिफरेंट इशू, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, संजीव कौशिक ये वो आरजेडी, किसी की हिम्मत नहीं है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग ले, क्योंकि झारखंड में जो शिक्षा मंत्रालय है ना, वो भी हेमंत सोरेन के पास है। ये डबल स्टैंडर्ड देश में मत चलाइए, और ये संसद में भी यही हो रहा है, संसद में भी यही हो रहा है। आज ये मुद्दा, कल ये मुद्दा, मतलब नौटंकी बना दिया संजीव कौशिक, नौटंकी बना दिया संसद को। झारखंड बोल सकते हैं, झारखंड बोलिए, झारखंड संजीव कौशिक बोल के दिखाइए, झारखंड बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप झारखंड बोल के दिखाइए। अशोक यादव जी के तो मुंह से झारखंड निकला ही नहीं। सब बोल के दिखाएंगे अशोक जी, थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि वक्त दीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट लगातार आपने अपने इंट्रो में 3 महत्वपूर्ण 15 मिनट नहीं सर, 15 मिनट नहीं, मैं आपको 15 साल रगड़ूंगा अगर आप देश के गरीब बच्चों के ऊपर डबल स्टैंडर्ड दिखाएंगे। मैं आपको जब तक जिंदा हूं तब तक रगड़ूंगा। मैं आपको 15 मिनट कह रहे हैं आप, मैं आपका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज करने के लिए 15 महीने 15 साल लेऊंगा, लेकिन आप लोगों का नकाब उतार के छोड़ूंगा। बोलिए, बोलने तो दीजिए, कम से कम बोलिए। उम्मीद करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा नॉर्मल में मेरी अरे बात सर, सुन ब्लड लीजिए। प्रेशर मेरा जो है वो हाई होता है। नहीं, अब आपने मेरे ब्लड प्रेशर की बात कर दी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। सुनिए, मेरा ब्लड प्रेशर, अरे अब आपने मेरे ब्लड, सुनिए, तब आपने मेरी चिंता करी है, आप मेरी अब देखिए, संजीव कौशिक जी ने मेरी चिंता करी है, तो मेरा ब्लड प्रेशर, अरे सर मेरा, अब आपने मेरे ब्लड प्रेशर की बात करी है, मेरे मित्र हैं तो मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता। मेरा ब्लड प्रेशर पता है क्यों हाई होता है? जब मैं देखता हूं कि यहां पर ऐसे ऐसे नेता देश की संसद में पहुंच गए, जो आज, अभी मैं पूरा पोल खोलूंगा, मैं सब प्रमाण लेके बैठा हूं, आज ये कल वो। और मेरा ब्लड प्रेशर तब हाई होता है जब जंतर मंतर पर जो है, जब प्रदर्शन होता है तो आप लोग छाती पीटते हैं, लेकिन झारखंड के मुद्दे पर जब बोलते हैं ना खड़गे जी कि ये डिफरेंट इशू है, तब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। बोलिए विषय बोले। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने शुरुआती दौर में आपने रेज किया, उस पर सबसे पहले बात करना चाहता हूं।
जिस तरह से आपने वर्तमान जैन जी को जिस तरह से डिमोरलाइज करने का प्रयास किया और उनके ऊपर प्रश्न आपने खड़ा किया, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। उस समय के जैन जी अलग थे और इस समय के जैन जी अलग है। यदि इनके ऊपर यदि आप देशभक्ति को लेकर के प्रश्न खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी नाइंसाफी है। मैंने किसकी देशभक्ति पे सवाल उठाया? मैंने मेरी बात तो होने मतलब खुदीराम बोस भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी की बात कर ली, आपको इतना बुरा लग गया ना? आपने तुलना तो किया। अरे मैं कह रहा हूं आज के जेनजी को, कोई भी जेनजी हो, आज के जेनजी को वो बलिदान याद रखने चाहिए जो बलिदान देश के स्वतंत्रता, मतलब खुदीराम बोस के आज बलिदान दिवस है, उनका जिक्र कर दिया, आपको इतना बुरा लग गया? अशोक जी, खुदीराम बोस के नाखून के बराबर हम नहीं हैं आज के वक्त में। अगर मैं आज नेहरू जी की कथा सुना देता तो आप कहते वाह अशोक जी, आपने तो आज मेरे दिल के तार छू दिए। खुदीराम बोस की बात कर दी, आपको मिर्ची लग गई। अशोक जी, खुदीराम बोस के नाखून के बराबर भी हम हैसियत नहीं रखते हैं और आज तो उनके ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, तो उनके ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। मैंने जेनजी को अगर आज याद दिलाया, क्योंकि आप संजीव कौशिक, एक बात पूछूं? नहीं बोल रहे, नहीं, क्योंकि अब आप मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। मैं अभी पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं अशोक यादव से सवाल पूछता हूं। आप एक मिनट, संजीव कौशिक एक मिनट, संजीव कौशिक एक मिनट सुनिए। मैंने पता खुदीराम, आप सुनिए, मैंने खुदीराम बोस की बात क्यों की? आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर हैं भाई कौशिक, बताइए? कमोबेश सब पे हैं, सब पर हैं। आज आपने खुदीराम बोस के लिए एक ट्वीट किया क्या अशोक यादव जी? आपने अभी, आप बोल के भाग नहीं पाएंगे, अभी मैं आपका ट्वीट खोल दूंगा। अशोक यादव जी, आपने आज खुदीराम बोस को याद किया? एक मिनट, अशोक यादव जी याद किया? नहीं किया। संजीव कौशिक, आपने याद किया? अशोक जी, यदि मेरे सवाल आप भागिए नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं आपको अपना और आरपी सिंह सबका समय काट के दूंगा। आपने खुदीराम बोस के लिए आज कुछ लिखा? नहीं, अब आप तो आवाज बंद कर दीजिए, बात सुनिए ना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने खुदीराम बोस के लिए आज कुछ लिखा? खुदीराम बोस के बहाने राजनीति आप कर रहे हैं। आपने लिखा खुदीराम बोस के लिए कुछ? मैंने कहा कि आप उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए आपको, आप पत्रकार हैं ना। कुछ लिखा? अशोक जी, मेरी बात होने नहीं देंगे। मेरी बात सुनिए, मैंने खुदीराम बोस का जिक्र क्यों किया? देखिए, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, पहले आम आदमी पार्टी के लिए करते थे, बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं, देश के हर पत्रकार पर टिप्पणी करते हैं, हर चीज पर टिप्पणी करती हैं। लेकिन संजीव कौशिक को आज दो टूक में आने से पहले पता भी नहीं था कि आज खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई थी। एक बार आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए अब इनकी। अशोक यादव जी से भी मैंने पूछा, इन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया खुदीराम बोस को लेकर। मैं ये जानता हूं, जब अशोक यादव जी जैसा एक पार्टी का प्रवक्ता जो है वो खुदीराम बोस को याद नहीं कर रहा, संजीव कौशिक जैसे लोग याद नहीं कर रहे, तो मुझे लगा कि जेनजी खुदीराम बोस के बारे में नहीं जानता होगा, उसको नहीं पता होगा आज कितना बड़ा दिन है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि आज की जेनजी 1908 की जेनजी को याद करे और यह बात याद करे कि हमको जो आजादी मिली है उसके लिए हमने बहुत बलिदान दिया है खुदीराम बोस जैसे लोगों ने। इतनी बात से मिर्ची लगने की, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों की बात करने पर मिर्ची लगना, मुझे लगता है इससे निकृष्ट नहीं हो सकता। अब आप मुद्दे पर आइए, चलिए। इसे परिभाषित करना हो परिभाषित कीजिए। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा आपने कहा, आपके हिसाब से तो होना यह चाहिए कि राजनेताओं के मन में, अलग अलग जो राजनीतिक दल है, मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। अशोक जी, आप चाहते हैं कि यदि कहीं कोई मतभेद है किसी मुद्दे पर तो राजनेताओं में, आप कहां चले गए? फिर वही आपने जो 15 मिनट इसी पर आपने लेक्चर दिया अशोक जी, फिर तीसरे पे आते हैं, छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ते हैं, हम मूल मुद्दे पे आते हैं। मेरे अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरे आपको मैं बोलने का विषय, मैंने आपको एक विषय देके बुलाया, पर मेरी अभिव्यक्ति की आजादी, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात देश को बताऊं। आपसे जो सवाल पूछा बताइए, मैंने बताई, उसमें आपको क्यों आपत्ति है? अगर आपको उसी मुद्दे पे डिबेट करनी है तो जिस दिन उस मुद्दे को उठाऊंगा, विषय पे आते हैं, हम विषय पे आते हैं। देश के गृह मंत्री को 17 दिनों के बाद में ये ब्रह्म ज्ञान होता है कि हमें कुछ बोलना है और हम बोलना चाहते हैं और विपक्ष आ जाए, और साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि वो बोलेंगे, आपको उठ के जाना नहीं होगा। बधुआ मजदूर समझ लिए आप। आपको 17 दिनों का समय मिला, 17 दिनों के बाद में कल और परसों 2 दिन का समय केवल सत्र का रह गया है। आप कहते हैं कि आपको जाना नहीं है, आपको बैठ के सुनना है। क्यों सुनेंगे साहब? आप जो बोलेंगे वही सुनेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आपसे सवाल पूछा गया, यदि सचमुच में आप चाहते कि इस बात पर रार खत्म हो, मुझे पता है 2019 और 2024 के बीच में लोकसभा का इतिहास यह है कि 34 से 40% के आसपास में जितने भी बिल पास हुए, 10 मिनट भी उस पर चर्चा नहीं हुई। मेज थपथपाया गया, हाँ वाले हाँ बोले, ना वाले ना बोले, चले पास हो गया। यह काम करने का तरीका है। आप बहस चाहते हैं क्या ईमानदारी पूर्वक? यदि आप बहस चाहते हैं तो निश्चित तौर पे संसदीय कार्य मंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि आप दोनों सदनों के
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तालमेल बनाए, पुल का काम करे। आपकी भाषा क्या है? आपकी भाषा यह है कि ये रामद्रोही है? आपकी भाषा यह है कि नहीं आपको बैठ के सुनना पड़ेगा? आपको, आप भगोड़े हैं और चाहते हैं कि इस पर बात में रात पैदा ना हो। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि संसद से बाहर सत्ता पक्ष के लोग हाथ में तख्तियां लिए सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से। कमाल की बात है, सत्ता पक्ष के लोग तख्तियां ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दो। साहब, राहुल गांधी जिस सवाल के तहत आप सवाल पूछ रहे थे, किससे पूछा जाए? आप मुझे बताइए। क्या यह बात मान ली जाए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, गृह मंत्री की कोई इसमें आधिकारिक रूप से कोई भूमिका नहीं होती है, तो हम आपसे सवाल ना पूछें? नहीं छोड़, वो सब मत कहिए, वो सब मत कहिए। आपका सुनिए, ओके आरपी सिंह जी जवाब देंगे। मैं ये मत कहिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह देगा तब भी आप लोग मान लोगे क्या? वो छोड़ दीजिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह दे, होम मिनिस्टर तब भी वो आपको अधिकार है। मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आड़ मत लीजिए, क्योंकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं, इसलिए उसमें मत जाइए। आप सीधा कहिए कि हाँ आपका अधिकार है, मैं मानता हूं आपका सवाल पूछने का अधिकार है। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये इतने दिन कहते रहे कि अमित शाह जी आकर बोले बताएं, आज तीसरा दिन हो गया। हमारे जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि अमित शाह जी आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, आइए और आप पार्लियामेंट में चर्चा शुरू करें। विपक्ष के नाते से आप चर्चा रखें, उसका जवाब देंगे। परंतु नहीं, हम बताएंगे कि कैसा आंसर देना है। हम एक चिट्ठी लिखा, हमें कागज पे लिख के देंगे। सर एक मिनट, यही राहुल गांधी ने कहा ना कि ये बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। यही राहुल गांधी कह रहे हैं। असल में क्या है कि उनकी आदत है, वो परिवारवाद वाली जो सोच है, जो डायनेस्टिक सोच है, उससे निकलने वाले। याद है मनमोहन सिंह ने एक बिल पास किया था, इन्होंने बाहर आकर, मतलब पार्लियामेंट में नहीं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल फाड़ दिया और मुंह पे मारा कि कौन होता है मनमोहन सिंह ये बिल पास करने वाले, मैं तय करूंगा। सर ये जो मानसिकता है ना डायनेस्टी वाली, वो डायनेस्टी वाली मानसिकता ये लागू करना चाहते हैं। अब की सरकार पे होगा नहीं। मेरा चैलेंज है राहुल गांधी को, अभी कल का दिन भी है, आइए पार्लियामेंट में, परसों का दिन भी है, आइए पार्लियामेंट में चर्चा करिए। अगर हिम्मत है तो शेर के सामने खड़े होकर दिखाइए। आरपी सिंह जी, लेकिन एक सवाल है जो इन्होंने उठाया और जो आज उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भाई ये क्या बात हुई, सत्ता पक्ष तख्तियां लेकर संसद में उठा। विपक्ष को तो अब तक देखा था, मकर द्वार को तो इन्होंने मतलब वो बना रखा है कि भाई वो प्रोटेस्ट साइट बना दिया मकर द्वार को, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोग बैनर और लेकर उतरे हैं। ये क्या, सत्ता पक्ष को इस तरह से क्या सवाल आप कर रहे हैं? आप इसलिए क्योंकि वो इतने दिन से पार्लियामेंट में हंगामा कर खड़े हुए हैं। हम जब कह रहे हैं कि आइए तो वो चर्चा करने से भाग ले, तो दुनिया के सामने या देश के सामने या जनजी के सामने ये भी तो जानना चाहिए कि कौन भाग रहा है। हम भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, कौन भगोड़ा है पार्लियामेंट का? वो जरा देश की जनता, देश के बच्चे देखें। इसलिए हमको ये करना पड़ा, क्योंकि परसों दोपहर के बाद से हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, वो पीछे लगे हुए इनके कि आइए चर्चा करें। ये मानते नहीं, ये चर्चा करने को तैयार नहीं। और हमारे पास क्या ऑप्शन है? इनको एक्सपोज करने का तरीका हमारे पास यही था कि इनको एक्सपोज किया जाए। इसलिए हमको भी तख्तियां लेकर खड़ा होना पड़ा, कहना पड़ा देश को, बताना पड़ा देश को कि हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट के अंदर हर बात का जवाब देने को तैयार है। जो बेशक दिल्ली का हो, झारखंड का हो, विषय को पेपर लीक का हो, जिस मर्जी विषय में चर्चा करें, हर विषय में चर्चा करने को तैयार है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि दरअसल होता क्या, ये सब जो है ना कैमरे पर और न्यूज़ में और टीआरपी का गेम है। टेलीविज़न मीडिया वालों पर आरोप लगाया जाता है कि मीडिया वाले टीआरपी के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये सच बात तो ये है कि देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां ना संसद में टीआरपी के लिए ड्रामा करती हैं। ये जो तख्तियां लेकर रोज़ खड़े हो जाते हैं ना, अगर संसद में एक दौर था संसद में, हमें तो अच्छी तरह से याद है, संसद में बहुत बढ़िया बहस होती थी, हम देखते थे, सुनते थे। हम कहीं से होता था, आज फलाना चीज़ पर डिबेट हो रही है, आज अटल जी बोलेंगे, सुषमा जी बोलेंगी। उस समय जो आज फर्नांडिस जी होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस होते थे, ऑस्कर फर्नांडिस होते थे, ऐसे धुरंधर लोग थे, चंद्रशेखर जी होते थे। तो हम भाग भाग के टीवी चिपक जाते थे कि चलो ये डिबेट सुनना है। आजकल उनको पता है डिबेट से कुछ नहीं, डिबेट में तो क्या है, आजकल लगता है टीआरपी कैसे मिलेगी, तो बस टीआरपी मिलेगी नौटंकी से। और वो नौटंकी इस हद तक चली गई है कि एक दिन कोई आदमी घर सर पे पट्टी बांध के, मतलब एक सांसद एक दिन पट्टी बांध करके लाठी लेकर ऐसे ऐसे करके आता है, अगले दिन वो अगोछा बांध करके साधु बनकर आ जाता है। मतलब नौटंकी की भी आता है। भाई फिर से कह रहा हूं, अगर फिल्मों में जाने का शौक है, एक्टिंग का शौक है, चले जाओ बॉम्बे भाई,
संसद को तो बख्श दो। मैं आऊंगा अशोक यादव जी और सूर्य मैथिल जी आपके पास, लेकिन उससे पहले, क्योंकि अशोक यादव जी बोले नहीं, झारखंड पे बोले नहीं, ठीक है, और कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस के एक मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि हम पिटे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। रागिनी नाइक कह रही है एक तस्वीर दिखा दो। मतलब आंख पे पट्टी बांध कर बैठे हो आप लोग, आंख पे पट्टी बांध कर बैठे हो। मतलब क्या यो रेणुका चौधरी ने कल जो चश्मा पहना था ना, वो चश्मा वाकई विपक्ष को मोदियाबिंद हो गया है। वाकई विपक्ष की दोनों आंखों में ना मोदियाबिंद हो गया है। उनको मोदी के अलावा, मोदी का इस्तीफा, मोदी को नीचे दिखाना, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। उनको झारखंड में बच्चियों की पिटाई हुई वो भी नहीं दिखा, झारखंड में लाठियां पड़ी वो भी नहीं दिखा। पर इनकी बेशर्मी हम एक्सपोज करेंगे ना, देखिए जरा, देखिए जरा। अगर आपको लगता है कि रांची में पैलेट गन चली, AK-47 चली, रांची में छात्रों के सर हड्डियां तोड़े गए, रांची में इनफैक्ट रांची में मां बहन की गालियां दी गई, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, रांची में अगर छात्रों के साथ बर्बरता, नृशंसता और हिंसा की पराकाष्ठा हुई तो मुझे उसका कोई भी एक वीडियो दिखाइए। नहीं देख रहे किस तरह से, मतलब अपने हक अधिकारों के लिए भी रोना पड़ता है। पुलिस नहीं है और पुलिस के आड़ में ये लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये लोग झारखंड से छात्रों को दौड़ा कर मार रहे हैं विधानसभा के अंदर। किस तरह से कर रही है प्रशासन, तो देख सकते हैं। हाँ मारे हैं, क्यों मारे? हम लोग अपना हक अधिकार के लिए यहाँ आए थे, इसीलिए हम लोग को मार पड़ा है। ये सरकार मैयाओं की इज्जत के साथ खेलने का काम करती है। ये प्रशासन हाथ डालने का काम करती है। इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। इनकी बेटी, इतना लड़की लोग सब आई हुई, महिला पुलिस होते हुए भी बेशरम से इधर पकड़ रही है, इधर पूछ रही है, क्या मतलब है? सब शांतिपूर्वक आंदोलन करने का राइट सबको है, लेकिन जिस प्रकार कल हुआ, हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, 1 बैरियर पार किया, 2 बैरियर पार किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। मतलब लाठियां चली, रात के अंधेरे में लड़कियों को पीटा गया, बच्ची कह रही है मेरे कपड़े फाड़ दिए, और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं। लाइट काट कर अशोक जी, लाइट काटी पहले। सर मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, झारखंड में, दिल्ली में भी जो हुआ वो भी गलत था। दिल्ली में जिन बच्चियों के साथ जिनको मारा पीटा गया वो भी गलत था। झारखंड में अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कम से कम पुलिस पर कुछ कार्रवाई दिख रही है। झारखंड में तो कोई कार्रवाई की मांग ही नहीं कर रहा। अशोक यादव जी, ये मैंने झारखंड की बच्चियां दिखाई। देखिए, झारखंड की बच्चियों के साथ, झारखंड के बच्चों के साथ पूरी संवेदना हमारी है। और जिस तरह से आरपी सिंह जी रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे एक मुहावरा है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे हमारे छात्रों के ऊपर AK-47 चली हो तो बताइए आरपी सिंह जी, पूरे विश्व में कहीं किसी सरकार ने अगर अपने छात्रों के ऊपर AK-47 चलवाई तो बताइए, किसी सरकार ने अगर अपने छात्रों के ऊपर इस तरह अपनी छात्राओं के पीछे जो डंडा घुसाया हो तो बताइए। आप लोग पराकाष्ठा कर दिए भाई साहब, और उसके बाद आप झारखंड के पीछे छुप रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए आरपी सिंह जी, झारखंड के पीछे छुप रहे हो आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपका दागदार चेहरा झारखंड के पीछे छुपने से नहीं भूलेगा। झारखंड के पीछे छुपने से चेहरा आपका साफ नहीं होगा। हमारा जेईई पूछ रहा है कि उसका शिक्षा का बजट क्यों आधा किया गया। मैं इसके पहले बोल रहा था सुनिए कि 4.7% जो सकल घरेलू, एक मिनट सुनिए। शिक्षा का बजट जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, मैं अभी निकाल दूंगा, ठीक है ना? पूरा उतना ही है बजट सर। मैं एक मिनट, लेकिन दिक्कत क्या है ना अशोक यादव जी, आप कह रहे हैं झारखंड की आड़ में, वो झारखंड की आड़ में छुप रहे हैं और आप जंतर मंतर की आड़ में छुप रहे हैं। आपको जंतर मंतर की आड़ में झारखंड दिखाई नहीं देता। मतलब आपने तो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर पूछूंगा कि इस्तीफा, तो फिर आपके पांव कांपने लगेंगे कि भाई इस झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लो ना। वहाँ इतने पेपर लीक हुए, इतनी नौकरियां बिक रही हैं वहाँ पर,
स्टूडेंट्स कह रहे हैं नौकरियों के रेट लगे हुए हैं, लेकिन झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। 10 सेकंड आपकी इजाजत हो तो देखिए, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उसमें, उस प्रोटेस्ट में झारखंड के भी छात्र थे, ऐसा नहीं कि झारखंड के छात्र नहीं थे, और उन छात्रों के साथ भी वही काम हुआ जो आज इस तरह का वहां पे झारखंड में हो रहा है। तो मैं झारखंड के साथ, वहां के सरकार के साथ में नहीं हूँ, वहां की सरकार के साथ में नहीं हूँ, हमारी पार्टी नहीं है। अशोक यादव, हमारे देश के अशोक छात्रों यादव के जी, ऊपर अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, एक मिनट, अशोक यादव जी, खाली लफ्फाजी करने से नहीं होता। अशोक यादव जी, खाली लफ्फाजी, जंतर मंतर पर नक्सल वाली सोच थी, वहां पर सर गांधी एक मिनट छोड़ दीजिए उसको, जंतर मंतर में क्या था छोड़ दीजिए। खाली लफ्फाजी से नहीं होता, खाली लफ्फाजी से नहीं होता। जंतर मंतर पर आप लोग कितने एक्टिव थे और झारखंड को आप कितना सपोर्ट दे रहे हैं, वो देश देख रहा है। और ये बता रहा हूँ, देश के बच्चे हैं, आज झारखंड के जो बच्चे देख रहे हैं ना, वही जो है वो फिर बाकी मध्य प्रदेश के भी बच्चे देखेंगे, वो बाकी जगह को भी देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि आप लोग किस तरह का कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, और कहाँ किसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं संसद पर, सूर्य मैथिल जी, संसद में जो हो रहा है, क्या ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा है? क्या ये सिर्फ इशू ये है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे पर संसद नहीं चल रही है, या क्या है ये ईगो है कि नहीं भैया मैं जो कहूंगा वही होगा? धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आपको मैं बताऊं, आपने यदि पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो विपक्ष का, तो किसी भी सत्र में उन्होंने कभी भी किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया। किसी भी सत्र को जब आयोजित होता है तो उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार से बदतमीजी शुरू कर देते हैं, हाय हाय बायकॉट शुरू कर देते हैं। कारण, क्योंकि जहां भी ये पत्थर उठाएंगे उसी के नीचे इनका भ्रष्टाचार और घोटाला निकलेगा। आज ये चर्चा करेंगे तो चर्चा में तथ्य निकल के आएंगे, और वो तथ्य होंगे कि यदि आप आज छात्रों की बात कर रहे हैं तो जब आप सत्ता में थे तब आपने छात्रों के लिए क्या किया, उस समय में जब पेपर लीक हुए थे तब आप लोगों ने क्या कार्रवाइयां की, उस समय में जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उनके ऊपर केस बनाए गए थे, उनका निस्तारण किस प्रकार से हुआ। आज जो ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो यहां बैठे हमारे मित्र अशोक यादव जी, वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली चली है, जिन्होंने कहा ना। अब देखिए 1994 के अंदर जो परीक्षा, जो नकल विधेयक होता है, उसको वापस लेने का काम किसने किया? बीजेपी ने तो 1992 में पास कर दिया था, 90-91 में, और वापस किसने लिया? इन्होंने लिया। उत्तर प्रदेश के छात्रों को नकलची बनाने का काम किसने किया? वो इन्होंने किया। और ये आज यहां बैठ के छात्रों की बात कर रहे हैं। 20 सेकंड और, आपने कहा ना दोनों से, ये राजनीतिक विश्लेषक बैठे और 2 समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे दोनों से, कि छात्र झारखंड में बोलो, तो झारखंड पे ये कैसे बोलेंगे? ना तो झारखंड में अगर आप पूछोगे तो ना इनको कुछ दिखाई देगा, झारखंड में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। आप देखिए ये स्थिति है इनकी। ना ही झारखंड पे जब आप पूछोगे तो इनको सुनाई देगा झारखंड का नाम। ये देखिए ये स्थिति है, गांधी जी के बंदर बन जाएंगे। और तीसरा, झारखंड पे बोलो, कुछ बोलो तो झारखंड पे इनका एटीट्यूड ये रहेगा, मुंह पे आप लगा लेंगे हाथ कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। जंतर मंतर में बुलवा लो जितना मर्जी, वहां पर भारत की आजादी के नारे लगे, वहां पे प्रधानमंत्री जी को गालियां दी। एक वीडियो दिखा दिया जाए जो कि झारखंड के जो शांतिपूर्ण छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कोई वीडियो दिखाया जाए, नहीं। एक बात और, आपने पूछा ना इनसे कि आप इस्तीफा मांग लो झारखंड के ऊपर, मैं दावा कर रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं। इन्होंने अभी चैलेंज दिया था ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतना ही बता दे झारखंड के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है और जेपीएससी किस विभाग के अंतर्गत आती है उसके मंत्री का नाम बता दे। आप इस्तीफा तो दूर की बात है, आपको नाम नहीं पता होगा, क्योंकि आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बस उसी का राग जो है ना वो जपते रहते थे। असलियत में जो सोरेन साहब है ना, हेमंत सोरेन, वो जेपीएससी के मंत्री है, कार्मिक विभाग के मंत्री,
उन्हीं के शय के ऊपर वहां पर जेपीएससी के अंदर ये सारा का सारा फ्रॉड हुआ है। वो सीबीआई जांच जो है इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे घोटाले में हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो सब उनकी ये आरोप लग रहे हैं कि भाई उनकी निगरानी में सब कुछ और शिक्षा के बजट के ऊपर और वो सारा चीज है। शिक्षा का बजट फिर बात कर लेंगे। सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं। बोलिए। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, जो झुंझुना हिला रहे हो ना शिक्षा के बजट के ऊपर, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में केंद्र और राज्य का टोटल शिक्षा बजट मिलाकर 3.5% था टोटल जीडीपी का, और वर्तमान में एनडीए 1 और एनडीए 2 की सरकार मिला ले और राज्यों के बजट मिला ले तो 4.3% है। ओके सर, आपसे 0.7% ज्यादा है। भाई ओके, मैं तो कह रहा हूं शिक्षा का बजट नौटंकी करते हो सिर्फ। एक मिनट सर, मैं तो कहता हूं शिक्षा का बजट 6% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको डिमांड कीजिए, संसद में खड़े होकर बात कीजिए ना। संसद में सब लोग चर्चा करें कि शिक्षा का बजट कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन वो आप बहस नहीं करेंगे, आप नौटंकी करेंगे, दिक्कत हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मैं संसद पे ही बात करना चाह रहा हूं, कुछ चीजें हैं मेरे पास तो मैं उसको लेकर बात करूंगा और सवाल तो होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा करें संसद में हंगामा, रोज नया ड्रामा। क्योंकि संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस पहले कह रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब चर्चा होगी। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो कहा कि भाई जब अमित शाह बोलेंगे तब जो है चर्चा होगी। अब अमित शाह संसद में बोलना चाहते हैं तो विपक्ष की डिमांड जो है वो कह रहे हैं अमित शाह को हम सुन के क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अचानक मानसून सत्र का स्थिति नहीं है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि 8,000 मिनट इस मानसून सत्र में बर्बाद हो चुके हैं। 180 करोड़ रुपए, 180 करोड़ रुपए। तो इसीलिए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय सांसदों से कि 180 करोड़ रुपए आपने संसद की कार्रवाई पे खर्च कर दिए। भैया जंतर मंतर पर आ जाइए, 2-4-5 करोड़ रुपए में निपट जाएगा। देश का जो पैसा बचेगा उससे अपना खाता, उससे जो आपके जो वो मिलते हैं ना, आपको जो भत्ते मिलते हैं, अपने भत्ते ही बढ़वा लीजिए, कम से कम ये नौटंकी बंद होगी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए नौटंकी, संसद में क्या क्या नौटंकी होती है उसका आपको प्रमाण देता हूँ। आपको थोड़ा सा मैं, संजीव कौशिक ध्यान से सुनिएगा।
मैं थोड़ा जनवरी से आपको ले चलता हूं, डेट वाइज नहीं, पर आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। 29 जनवरी 2026 संसद में हंगामा होता है, पिछला सत्र पश्चिम एशिया संकट पर, संसद में हंगामा पश्चिम एशिया संकट पर, 29 जनवरी 2026। 3 फरवरी 2026 जनरल नरवणे की किताब पर जो छपी नहीं उस पर हंगामा होता है, संसद नहीं चलती। फिर 4 फरवरी को भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हंगामा हो जाता है, नहीं चलती। मतलब आप सोचिए 29 जनवरी से 4 फरवरी तक कभी पश्चिम एशिया संकट पर हंगामा हो गया, नहीं चली। फिर उसके बाद जनरल नरवणे की किताब पर हुआ, नहीं। फिर भारत अमेरिका व्यापार समझौता नहीं चली, 5 फरवरी। फिर 5 फरवरी 2026 भारत अमेरिका व्यापार समझौता नहीं चली। 6 फरवरी 2026 को फिर नहीं चली। कांग्रेस के अलग मुद्दे थे, लेफ्ट के अलग मुद्दे थे, टीएमसी के अलग मुद्दे थे, फिर नहीं चली। फिर उसके बाद 9 फरवरी 2026 को कहा कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, उस पर संसद नहीं चली। फिर 13 फरवरी 2026 को हरदीप पुरी के इस्तीफे पर संसद नहीं चली। फिर 9 मार्च 2026 को फिर से पश्चिम एशिया आ गया कि पश्चिम एशिया पर संसद नहीं चली। फिर 10 मार्च 2026 को ईरान अमेरिका युद्ध पर संसद नहीं चली, ईरान अमेरिका युद्ध पर संसद नहीं चली। फिर उसके बाद जो है 13 मार्च को 3 दिन बाद ईरान अमेरिका युद्ध चलता रहेगा। आज जो है संसद को ठप करते हैं एलपीजी की कीमतों पर, आज संसद एलपीजी की कीमतों पर नहीं चली। फिर 16 मार्च 2026 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव है, संसद उस पर नहीं चली। फिर 18 मार्च को फिर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर संसद नहीं चली। मतलब आप सोचिए कि रोज नया बहाना है संसद को ठप कराना है, रोज नया बहाना संसद को ठप कराना। इसलिए मैंने कहा संजीव कौशिक के नौटंकी नाटक ज्यादा हो रहा है। बोलिए। ये नौटंकी और नाटक केवल विपक्ष के लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हैं। आपने नरवणे की किताब के बारे में जिक्र किया। सच बात तो यही है कि यदि राहुल गांधी ने उसमें से 3 लाइन यदि किसी एक पन्ने के कौशिक कहां जा रहे हैं? संजीव कौशिक, 1 मिनट, मैंने इतनी सारी चीजें गिना दी, आप गए नरवणे की किताब पर, नरवणे उसका खंडन कर चुके हैं। आप अपडेट रहते हैं 2 टूक में आने से पहले। नरवणे ने किताब में कहा मैंने है ही नहीं, और नरवणे की किताब और जनरल नरवणे की किताब जो है आप छपी है। अशोक जी झारखंड आए, दिल्ली आए, झारखंड की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, झारखंड में सीबीआई के लिए क्यों वहां के बच्चे जो अड़े हुए हैं। मैंने अब संसद की बात करी तो अब आप सीबीआई मैं संसद की बात कर रहा हूं कि संसद नहीं चली। आप जनरल नरवणे की, मैं कह रहा हूं जनरल नरवणे खुद खंडन कर चुके हैं, आप जनरल नरवणे पर जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अशोक जी बड़े ईमानदारी के साथ कि ये काम सरकार का है। सरकार यदि चाहेगी बात सुनेगी, बात आगे बढ़ेगी, बोलने का वक्त मिलेगा, सुनने का वक्त मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि देश के लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए जो लगातार आप झारखंड के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सच बात यह है कि झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से लगातार जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सब में धांधली हुआ है। मांगिए हेमंत सोरेन का इस्तीफा, मांगिए हेमंत सोरेन का इस्तीफा। भाई आप बीच में कहा स्वीकार कर रहे हैं ना आप कि जीपीएससी के अंदर घोटाला हुआ। मांगिए इस्तीफा। एक मिनट लकवा मार जाएगा आपकी। एक मिनट संजीव कौशिक, आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई दो राय नहीं। जब बीजेपी की सरकार थी, एक मिनट संजीव कौशिक मेरी बात सुनिए ना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये बीमारी है, बीजेपी के समय में भी हो रही थी झारखंड में, बिल्कुल सही कहा। और उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान जब देश के शिक्षा मंत्री नहीं थे ना, और जब कपिल सिब्बल देश के शिक्षा मंत्री थे, तब भी हो रहा था, तब भी पेपर लीक हो रहे थे। कांग्रेस 1970 से पेपर लीक हो रहे हैं, जब से कांग्रेस की सरकारें थी। तो सवाल यहां पे मैं सरकार को कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग कीजिए ना, लेकिन उसके लिए डिबेट करनी पड़ेगी ना, उसके लिए तख्ती लेकर नारा लगाने से सिस्टम नहीं बदलेगा। अशोक जी 6 दशक जिसकी सरकारें रही, जनता ने उसे लात मार के बाहर का रास्ता दिखा दिया, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो लोग आए थे बड़े मजबूत लोग आए, तो भैया सुनिए ना, तो उनको भी लात मारने की जरूरत है क्या? अरे तो वो भी चाहते हैं कि लात मार के उनको भी निकाल दिया जाए। वो काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? लोग अगर बात माने तो अरे तो भैया आप 6 दशक से थे, आप पेपर लीक कराते रहे, आज वो 12 साल से हैं, वो भी कराते। अरे सुनिए तो सही ना, आप 6 दशक तक पेपर लीक कराते रहे, आपने खुद कहा, पब्लिक ने इसलिए बाहर कर दिया, तो 12 साल से वो करा रहे, 2029 में पब्लिक इनको बाहर कर देगी। संसद तो चलने दीजिए ना कम से कम, आज पब्लिक का एक मिनट, पब्लिक का फैसला पब्लिक को करने दीजिए ना। आपके वो योगेंद्र यादव थोड़ी तय करेंगे कि देश संसद से नहीं जो है सड़क से चलेगा। कहां योगेंद्र यादव कहां सदन में पहुंच गए? आप अपना एजेंडा अलग लेके चल रहे हैं। खड़क जाएगा, राहुल गांधी जी का एडवाइजर है वो। एक मिनट रुकिए, सुनिए दिक्कत क्या है। देखिए राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं है अशोक यादव जी। 17वीं लोकसभा, अभी तो डिटेल आना है, 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 51% थी, जो औसत है ना सांसदों का वो 79% है।
राहुल गांधी ने 17वीं लोकसभा में 5 साल में 8 बहस में हिस्सा लिया। 5 साल में राहुल गांधी ने 8 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि औसत सांसद पता है 47 बहसों में हिस्सा लेता है। 5 साल में राहुल गांधी ने 99 सवाल पूछे। एक औसत सांसद 5 साल में 200 सवाल पूछता है। राहुल गांधी ने 370 पे कुछ नहीं बोला जब इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही थी, ठीक है। 3 तलाक पे कुछ नहीं बोला, सीए पे कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली राहुल गांधी बाहर जो है मकर द्वार पे बैठ के हंगामा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन संसद में जब डिबेट का विषय आता है तो वो भाग जाते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मैं उनका ही ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। बोलिए अशोक यादव जी। ठीक है अशोक जी, आपने नेता प्रतिपक्ष का इतना अच्छा विश्लेषण किया, कम से कम नेता सदन का भी कुछ विश्लेषण कर लेते, और आपने नहीं किया तो हम बता दे रहे हैं। नेता सदन माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार पार्लियामेंट को दंडवत प्रणाम किया था। देश को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनके नाम एक ऐसा तमगा जाता है जिन्होंने सबसे ज्यादा उसी संसद को रौंदने का काम किया। इस बात को नोट करिएगा। किसान जो 3 काले कानून लाए गए, कितने दिन में पारित हुआ था वो कानून, कहीं उसकी हेल्दी डिस्कशन हुआ ही नहीं। तो आप पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हो। मैं भी आपसे ही कह रहा हूं ना, हेल्दी डिस्कशन कैसे होती है? एक मिनट, हेल्दी डिस्कशन कैसे होती है? अभी पता नहीं आपने या संजीव कौशिक ने कहा ना कि मतलब ये इस बात का क्या ये कोई तानाशाही है, हम क्या संसद से निकल के भी नहीं जा सकते? तो भैया आप निकल के जाइए। संसद क्या पूरे आज वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं, राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, पिछले दरवाजे से निकल लेते हैं। तो भैया आप हेल्दी डिस्कशन अगर चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन आप बैठकर सुनना ही नहीं चाहते, तो दिक्कत तो यहीं पर आ रही है ना, हेल्दी डिस्कशन। एग्जैक्टली अशोक यादव जी, मैं यही कह रहा हूं, देश को हेल्दी डिस्कशन चाहिए, लेकिन हेल्दी डिस्कशन मकर द्वार पर नहीं होगा। हेल्दी डिस्कशन जो है वेल में आकर नारे लगाने से नहीं होगा। हेल्दी डिस्कशन जो है सदन के ऊपर, सदन का जो अध्यक्ष होता है उसके ऊपर पर्चे मारने से नहीं होगा। हेल्दी डिस्कशन से होगा ना, जब आप लोग बैठे हुए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये असल में डिस्कशन से भागते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं, इनको डिस्कशन करना नहीं। और झारखंड के मामले में तो इनसे बोला नहीं गया अभी तक। आप दोनों से निवेदन किया आपने कि बोले जरा एक बार, जो मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा मांगना। सुनने की हिम्मत रखिए, बोल रहे हैं। अरे सुनने की बात आपकी, अरे सुनिए ना, आपके नेता है राहुल गांधी, उनको बोलिए ना, बोले एक बार। वो तो कह रहे नहीं, आपके वहां के जो मंत्री इस्तीफा मांग लो ना, इस्तीफा मांग लो, दिल्ली में इस्तीफा मांग लो, वीडियो ही नहीं दिखेगा, इस्तीफा मांग लो ना। झारखंड की टिकट भी आरपी सिंह करवाएंगे क्या? राहुल जी और प्रियंका जी की झारखंड की टिकट आरपी सिंह करवाएंगे क्या? जंतर मंतर पर राहुल गांधी क्या करवा दिया? तो आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए झारखंड की रांची की टिकट। और नहीं तो बोलिए मैं अभी इनसे बोल देता हूं, सूर्या जी करवा देते हैं। कितनी करवानी है? जंतर मंतर पर राहुल गांधी गए थे क्या? प्लेन सुनिए संजीव कौशिक, मैं चार्टर्ड प्लेन जंतर मंतर पर राहुल गांधी गए थे क्या कि झारखंड में बुला रहे हैं? चलो झारखंड। चलिए, अब तो संजीव कौशिक चार्टर्ड प्लेन करवा रहे हैं। वो हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने चलो मेरे संग। बोलिए, चलेंगे? नहीं, पैर कांपने लगे। नहीं, मुझे चलिए, हो गया सर, हो गया। चलिए सर, झारखंड में आवाज बंद हो गई। चलिए सर, ओके, आज समय इतना ही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, संसद डिस्कशन के लिए है, नारेबाजी करनी है, जंतर मंतर पे चले जाइए, संसद पे डिस्कशन करिए, अच्छी डिस्कशन कीजिए, देश देखे, सत्ता पक्ष विपक्ष सब बढ़िया बढ़िया सवाल करें, बढ़िया बढ़िया तर्क रखें। देश की शिक्षा पे डिबेट कीजिए, शिक्षा बजट पे डिबेट, लेकिन डिबेट कीजिए, भागिए मत प्लीज। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।